कैन यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर विद द क्लिनिकल थर्मामीटर? इफ़ यस, वाई? इफ़ नो, वाई नॉट? क्या तुम क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हो? वन शुड नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर विद क्लिनिकल थर्मामीटर। नहीं, हम क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रेंज होती है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे उसकी बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए वो बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा उसका बल्ब, क्योंकि वो ओवर एक्सपेंड हो जाएगा और वो टूट जाएगा। ब्रेक द बॉइलिंग वाटर उससे तोड़ देगा क्लिनिकल थर्मामीटर को, है ना? तो इट मस्ट बी जर्क द क्लिनिकल थर्मामीटर बिफोर यूज। जर्क माने हमें उसको झटकना चाहिए, उल्टा करके बल्ब नीचे करके थोड़ा सा झाड़ना चाहिए, ताकि हम क्लिनिकल थर्मामीटर का वो बल्ब में वापस से मरकरी पहुंच जाए। ठीक है। द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज kink in the stem just above the bulb. When the thermometer is taken out the patient mouth, the liquid in the bulb contract and the mercury column break at the kink. Therefore, the level of mercury stem remain the same. इसका मीनिंग है कि जब क्लिनिकल थर्मामीटर को हम पेशेंट के माउथ से निकालते हैं, तो पेशेंट के माउथ में हीट हो रहा होता है, हल्का सा पेशेंट की हीट ले रहा होता है और टेम्परेचर वो एक्सपेंड कर रहा होता है मरकरी। जब उसके माउथ से हम निकाल लेते हैं वापस, तो मरकरी ठंडा होने की वजह से वापस रीडिंग वापस चली जाएगी, वापस मरकरी पीछे को सरक जाएगा। तो उससे बचने के लिए उसमें किंक होती है, एक वॉल्व टाइप का होता है, जिससे कि मरकरी वापस नहीं जाता है, केवल वो झटकने से ही वापस जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम, ताकि उसके माउथ पेशेंट के माउथ से निकाल लें तो हमारी रीडिंग एक्यूरेट रहे, वहीं रुकी रहे, इसलिए वहाँ किंक लगा होता है एक बल्ब के पीछे। ठीक है। देयरफॉर द लेवल ऑफ मरकरी ऑफ स्टैम्प रिमेन द सेम। इफ द thermometer is to be used again, the first given the jerk to bring the mercury in the stem back in the bulb। अगर हमें दोबारा थर्मामीटर यूज़ करना है तो उसे साफ करके थोड़ा सा झटक देना चाहिए, ताकि मरकरी वापस बल्ब में पहुंच जाए और वो रीयूज़ के लिए रेडी रहे। मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर क्या होता है? जब हम मौसम अखबार में पढ़ते हैं, तो एक दिन पहले का मौसम का हाल होता है, जिसमें टाइम के साथ दिया होता है कि कितने कितने टाइम पे कितना कितना टेम्परेचर था, और ये भी दिया होता है कि मिनिमम टेम्परेचर कितना था, जैसे यहाँ 21 है, और मैक्सिमम 27 टेम्परेचर है। तो इसमें जो है, इस थर्मामीटर पे दो थर्मामीटर लगे हुए होते हैं एक्चुअल एक्चुअल में, एक इधर और एक इधर। तो एक जो मिनिमम जितना कोल्ड होता है डाउन होके वहाँ पे रुक जाता है, तो उससे पता चल जाता है मिनिमम टेम्परेचर कितना है। ठीक है। और एक राइट साइड में होता है हॉट के लिए, तो जो गर्मी जितनी होती है उतने पर टेम्परेचर रुक जाता है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए होता है। ठीक है। वही लिखा हुआ है, व्हेन यू रीड अ न्यूज़पेपर यू सी अ रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेज। यही सब कुछ लिखा हुआ है कि थर्मामीटर के बारे में, है ना? द पिक्चर ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर शो इन अबव, है ना? तो कितनी रेंज होती है? -30 to 50 सेंटीग्रेड होती है टेम्परेचर की, मिनिमम वाले की -34 और हाईएस्ट वाले की 50। ठीक है। लेफ्ट साइड में होता है मिनिमम के लिए, जो डाउनवर्ड रीडिंग रहता है नीचे की साइड, और राइट साइड में जो होता है वो मैक्सिमम रीडिंग रहता है, वो ऊपर की साइड रीडिंग रहता है। तो यही है बस इसमें कुछ ज़्यादा। 36। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज मीन फॉर मेजरिंग अ बॉडी टेम्परेचर ओनली। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए होता है। देन हाउ कैन वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट? तो हम अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे नापेंगे इन अ लेबोरेटरी थर्मामीटर? इसके लिए क्या है हमारे पास? लेबोरेटरी थर्मामीटर विच कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड फाइन बोर ग्लास ट्यूब एंड कैपिलरी ट्यूब। एक मोटी कांच की नली होती है, उसके अंदर पतले सा बारीक सा होल होता है, जिसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, है ना? और आगे एक बल्ब अटैच होता है, जिसके अंदर प्योर मर्करी भरा हुआ होता है, प्योर मर्करी ना। द कैपिलरी ट्यूब हैज अ स्मॉल बल्ब होता है वन साइड में। दिस बल्ब एंड द सम पोर्शन आर फिल्ड विद द प्योर मर्करी। द स्टेम इज ग्रेजुअली, ठीक है। तो फिर क्या होता है? द स्टेम इज ग्रेजुएट The stem is graduated in the degrees usually from -10 to 110। -10 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो आराम से बॉइलिंग वाटर या किसी भी चीज़ का हम टेम्परेचर ले सकते हैं। सो द लेबोरेटरी ऑफ द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर लाइज बिटवीन द -10 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड।
We must find out the values of one small division on the laboratory thermometer. You would need this information to read the temperature on this thermometer correctly. तो हम हमारे पे एक स्केल भी दिया होता है करेक्टली मेजर करने के लिए थर्मामीटर की क्या रीडिंग आई है। प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें बरत रखनी होती हैं जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ठीक है, what precaution we use? नंबर वन, इट शुड बी कीप अपराइट इन एंड नॉट टिल्टेड। हमें उसको बिल्कुल सीधा रखना है, उसको टेढ़ा या इस तरीके से टेढ़ा नहीं रखना है, टिल्टेड नहीं करना है। ठीक है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर टू बी मेजर्ड। जिस भी हम सब्सटेंस का, लिक्विड का या फिर सॉलिड का टेम्परेचर ले रहे हैं, तो उसके चारों तरफ बल्ब के वो चारों तरफ होना चाहिए। लिक्विड तो पूरा डिप हो जाता है, तो चारों साइड से उस बल्ब को टच करेगा तो सही टेम्परेचर रीडिंग आएगी। सॉलिड के अंदर घुसा के रखना होगा उसके अंदर। ठीक है। नंबर थर्ड क्या है? एल्कोहल इज ऑफ्टन यूज इन द थर्मामीटर इंस्टेड ऑफ मर्करी बिकॉज इट कैन बी यूज एट वेरी लो टेम्परेचर एंड इज एक्सपेंशन इज 6 टाइम ग्रेटर देन द मर्करी। जब हम वेरी कोल्ड चीज़ को इस लेबोरेटरी थर्मामीटर से करते हैं, तो मर्करी की जगह इसमें अल्कोहल भी यूज़ हो सकती है, अल्कोहल थर्मामीटर भी यूज़ हो सकता है। जिससे कि क्योंकि उसका एक्सपेंशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, मर्करी से 6 टाइम ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट वेरी कोल्ड टेम्परेचर में रिजल्ट देगा, है ना। बट इट कैन नॉट बी यूज इन अ वेरी हॉट कंडीशन एज इट बॉयल एट द लोअर टेम्परेचर देन मरकरी। क्योंकि ये मरकरी से पहले ही उबल जाती है, बॉयल हो जाती है अल्कोहल, इसलिए हाई टेम्परेचर कंडीशन में, वेरी हॉट कंडीशन में हमें यूज़ नहीं कर सकते। केवल वेरी कोल्ड टेम्परेचर में ही अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नंबर फोर, रीड द टेम्परेचर वाइल बल्ब इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंस। हमें तभी टेम्परेचर की रीडिंग लेनी चाहिए जब जो है बल्ब सब्सटेंस से टच में हो। ठीक है, ऐसा नहीं बाहर निकाल के हम रीडिंग लेंगे, है ना। रीड द थर्मामीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द, हाँ नंबर फाइव, बल्ब शुड नॉट बी टच द साइड ऑफ द कंडक्टर। जो मरकरी का बल्ब है वो आगे वाला कंटेनर की साइड से टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, है ना। रीड द थर्मामीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मीनिंग कि हमें अपने आंखों के बिल्कुल सामने ही रीडिंग लेनी चाहिए। जैसे हम, यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे रीडिंग आई है, मान लो इसकी रीडिंग यहाँ तक आई है, तो हमें अपनी आंखें उसके सामने ही रखनी चाहिए। ऊपर से या नीचे से देखेंगे तो कुछ पॉइंटों का डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल सामने से ही हमें रीडिंग लेनी चाहिए, है ना। इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर यूजफुल टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? ये तो एक्टिविटी है। ठीक है, 37, 38, यहाँ पे आ जाओ। अब हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर हीट होता है कि बॉडी हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसफर होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरह से ट्रांसफर होती है। ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस चेंज व्हेन हीट और कोल्ड। जब हम किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीनों में से गर्म कर, इन चीज़ों को गर्म या ठंडा करते हैं, तो इनके सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं तीनों के। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर राइजेस। कोई सी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर बढ़ता है। एट द सेम टाइम देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी कॉल्ड एक्सपेंशन। और साथ के साथ उसके साइज में भी थोड़ा सा डिफरेंस, इंक्रीज होता है, जिसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। व्हेन अ बॉडी इज अलाउड टू कूल, अगर बॉडी जो है ठंडी होती है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स एंड द बॉडी रिमेन रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड द साइज। जब उसको हम कूल डाउन करते हैं तो टेम्परेचर का, बॉडी का फॉल होता है, नीचे आता है, डाउन होता है, और वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। दिस चेंज कैन बी ऑब्जर्व विद द अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंट। इस चेंज को हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख सकते हैं। आगे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट फ्लो फ्रॉम द हायर टू द लोअर टेम्परेचर। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है और ये हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। द मेथड बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इज कॉल्ड द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। किस मेथड से हीट ट्रांसफर हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से? किसकी वजह से ट्रांसफर होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी बेटा। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही है। ये किस तरीके से हो रही है? तो तीन तरीके से हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन।
सिंपली समझाऊँ तो छोटे शॉर्ट में कंडक्शन होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल मूव ना करें, केवल हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तीसरे, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। अब हीट जो ट्रांसफर हो रही है ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर इससे दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से यहाँ से लेके हीट यहाँ तक ट्रांसफर हो रही है। तो इसको क्या बोल देंगे, कंडक्शन। और जब मीडियम के पार्टिकल, जैसे इसमें बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले नहीं, तो ये सॉलिड में हो सकता है। सॉलिड के पार्टिकल मूव तो करते नहीं है, सिर्फ हीट को एक जैसे चम्मच है कोई सॉलिड, तो वो एक साइड से गर्म होती है, फिर धीरे धीरे दूसरी साइड से गर्म होती है, तो पार्टिकल तो चम्मच के मूव करते नहीं है, चम्मच तो अपनी शेप में रहती है, लेकिन उसमें हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो ये होता है कंडक्शन। और लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मीन्स जब लिक्विड क्या होता है, गर्म होने पे ऊपर आता है। लिक्विड और गैसेस जो होती हैं ये हीट होने पे लाइट हो जाती हैं और फिर ऊपर उठती हैं। तो जब पार्टिकल ही मूव करने लगते हैं पूरे के पूरे सिस्टम सिस्टम के, या पूरे के पूरे, तो फिर मीडियम के, तो उसको, उस वाले मेथड को, हीट ट्रांसफर को कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है। रेडिएशन क्या होता है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये रेडिएट करती है, यानी जैसे सन की एनर्जी है, सन की जो रेज हैं, हीट, लाइट के साथ हीट रेज हैं, वो अर्थ तक आती हैं, और जबकि स्पेस के अंदर वैक्यूम है, कोई मीडियम भी नहीं है, ना पार्टिकल ना किसी चीज़ के, फिर भी वेव्स के फॉर्म में हीट अर्थ तक आ जाती है, तो उसको रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, जब वेव्स की फॉर्म में चलती है हीट। ठीक है। तो नंबर वन पढ़ते हैं हम, कंडक्शन। In the process of heat is transferred from a hotter to the colder end of an object through the vibration of its molecule about their mean position। क्योंकि मॉलिक्यूल्स सॉलिड के होते हैं बेसिकली, सॉलिड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने हैं, अपनी जगह चिपके हुए हैं, ठीक। तो फिर वो केवल हीट से वाइब्रेट करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक एनर्जी को, हीट को ट्रांसफर करना है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन अ सॉलिड विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजीशन इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, अपनी पोजीशन से पार्टिकल को हिला नहीं, और हीट एनर्जी एक सॉलिड के अंदर, सॉलिड्स के अंदर, विदाउट द एक्चुअल, बिना मूवमेंट के पार्टिकल्स के एक जगह से दूसरी जगह तक चली गई, तो उसके क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है। आगे क्या है, कंडक्शन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। कंडक्शन इज डिफरेंट मटेरियल नॉट द सेम, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल, है ना। तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग टाइप से कंडक्शन होता है। जैसे ये मेटल लिया है, यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप ली है, यहाँ एल्युमिनियम की, यहाँ आयरन की स्ट्रिप ली है, और इन पे बॉल्स चिपका दिए हैं, मेटल बॉल चिपका दी हैं। तो देखा, यहाँ हीट करने से यहाँ तक, यहाँ पे मेटल बॉल यहाँ तक की छोटी हैं, तो यहाँ तक कंडक्ट हो गए उतनी टाइम में। यहाँ पे एल्युमिनियम में कम कंडक्ट हुआ है, आयरन में भी अच्छा खासा कंडक्ट हुआ है। तो अलग अलग मेटल में अलग अलग कंडक्शन रेट हो सकता है। ठीक है। कंडीशन फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, कंडीशंस क्या होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं हीट को कंडक्ट करने के लिए कंडक्शन के थ्रू। तो फॉलोइंग आर द टू कंडीशन फॉर द हीट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कंडक्शन के थ्रू हीट को ट्रांसफर होने में दो कंडीशन होती है, क्या क्या होती हैं, द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन द कॉन्टैक्ट विद, पहली बात तो वो आपस में टच होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, तभी क्योंकि सॉलिड होते हैं वो, तो दोनों ऑब्जेक्ट इस तरीके से टच होने चाहिए आपस में, ऐसे अलग नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे टच होने चाहिए। ठीक है, ये वाली यहाँ पोजिशन पे टच होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा क्या होना चाहिए, द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट, और टेम्परेचर डिफरेंट हो चाहिए। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, अगर टेम्परेचर सेम होगा तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो वंस द टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट ऑब्टेन द सेम टेम, जब तक कि उन दोनों ऑब्जेक्ट का सेम टेम्परेचर नहीं होता, देयर विल, अगर तब तक हीट फ्लो होगी, और अगर टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो देयर विल बी नो हीट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दिस कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट फ्लो होना बंद हो जाएगी, तब उस कंडीशन को क्या क्या बोलेंगे, जब हीट फ्लो होना बंद होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर सेम होने की वजह से जब हीट फ्लो होना बंद हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं
conductors are the material which allow the heat energy to pass through them is called the conductor of heat. जो मटेरियल्स होते हैं जो हीट एनर्जी को अपने अंदर से पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, जो पास नहीं होने देते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, सिंपल। मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं? द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। बैड कंडक्टर इंसुलेटर होते हैं जो हीट को पास नहीं होने देते। एग्जाम्पल क्या होता है? प्लास्टिक, वुड, रबर, थर्मोकोल, लेदर। एयर एंड वाटर इज द एयर इज द गुड कंडक्टर, गुड बैड मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इज इट इज अ गुड इंसुलेटर। द वाटर एंड द एयर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अभी मैंने बताया वाटर एंड एयर इज अ इंसुलेटर होते हैं और हीट को कंडक्ट नहीं करते, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सम ऑफ दीज मटेरियल डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू फ्रॉम द आउटसाइड टू द आइस क्यूब इजीली, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड आर कॉल्ड इंसुलेटर। कुछ मटेरियल्स होते हैं वो हीट को अच्छी तरीके से पास नहीं करते हैं, है ना, तो वो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? मतलब हम क्या यूज़ कर सकते हैं कंडक्टर का, ठीक है। मरकरी Mercury is used as the thermometric liquid as it a good conductor of heat। क्योंकि मरकरी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये थर्मोमेट्रिक लिक्विड होता है ना, क्योंकि हीट होने पे फैलता है, ठीक है। कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स सो दैट दे कैन इजीली एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द फूड। कुकिंग वेसल्स जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, जैसे कढ़ाई वगैरह, ताकि वो हीट से फ्लेम से हीट लेके फूड तक पहुंचा दें, है ना। गैस से हमारी से हीट लेके और फूड तक पहुंचाते हैं। टिप ऑफ द सोल्डरिंग रॉड इज मेड ऑफ कॉपर, कंडक्ट अवे हीट रेडली टू द सोल्डर। सोल्डरिंग आयरन नहीं होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जैसे टाके लगाते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, तो वो कॉपर की, उसकी टिप कॉपर की बनी होती है, ताकि बहुत जल्दी से वो हीट को कंडक्ट करके सोल्डर को दे देती है, वो पिघल के फिर दोबारा ठंडा हो जाता है। कूलिंग कॉयल ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर आर मेड ऑफ कॉपर एज दे कंडक्ट हीट अवे। कूलिंग कॉयल जो होती है पीछे वाली एयर कंडीशन की और रेफ्रिजरेटर की, वो बेसिकली कॉपर की बनी होती है, लेकिन उन पर पेंट एलुमिनियम टाइप का होता है। एलुमिनियम की भी होती है लेकिन हाई क्वालिटी में कॉपर की होती हैं, तो फिर वो जल्दी से हीट को बाहर कंडक्ट कर देती हैं, ठीक है। कॉपर ट्यूबिंग इज यूज इन ऑटोमोबाइल रेडिएशन। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में कॉपर ट्यूब यूज़ होती है, जो जिससे कि हीट फ्रॉम द हॉट वाटर कम आउटसाइड कम फ्रॉम द साइड ऑफ द इंजन, इंजन से बाहर हीट आसानी से निकल जाए, तो इसके लिए कॉपर ट्यूबिंग यूज़ होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर की एप्लीकेशन क्या होती है, क्या यूज़ होता है इंसुलेटर का, इंसुलेटर्स का? तो इन कोल्ड कंट्रीज, जहाँ बर्फ़ वाली कंट्रीज होती हैं, डबल ग्लास विंडो panes are used to leave a gap filled with air. The trapped air acts as an insulator and does not allow the heat from the room to escape, thus room keep warm। तो कोल्डर कंट्रीज में क्या होता है, इस तरीके का शीशा होता है 2 लेयर का, और बीच वाला हिस्सा जो होता है उसका, इसमें बीच वाले हिस्से में क्या होता है, एयर ट्रैप होती है इसमें। तो क्या होता है, जब यहाँ से वार्म वो ठंड होती है ऊपर, तो वो बीच में एयर जो होती है वो इंसुलेशन का काम करती है और अंदर तक हीट को फ्लो नहीं होने देती है ना, हीट अंदर फ्लो नहीं होगी। यही है बस। और न्यूली मेड, ये कंबल के बारे में लिखा हुआ है, न्यूली मेड क्विल्ट इज वार्मर देन द ओल्डर वन। जो नई नई रजाई होती है वो ज़्यादा फुली हुई होती है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड होती है। तो न्यूली गेन कॉटन, नई नई जो गुथी हुई कॉटन होती है उसमें ज़्यादा एयर ट्रैप्ड होती है, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है ये, तो वो हीट को अलाउ नहीं करती है बॉडी से बाहर जाने के लिए, तो वो ज़्यादा वार्मर लगते हैं नए नए कंबल पुराने कंबलों के, ओल्ड वन के मुकाबले, ठीक है। स्लैब ऑफ आइस आर कवर्ड विद सॉ डस्ट और गनी बैग्स। तो आइस की स्लैब्स को हम क्या करते हैं, सॉ डस्ट में, सॉ डस्ट मतलब लकड़ी के बुरादे को भर के किसी उसमें कपड़े वगैरह में उस पर उससे ढक के रखते हैं, ताकि वो जल्दी से उसमें अंदर एयर ट्रैप हो जाए और वो इंसुलेटेड हो जाए, ताकि एयर में
बाहर से हीट ना आ पाए उसको पिघलने से रोकने के लिए। प्रिवेंट द हीट फ्रॉम आउटसाइड टू रीच द आइस। ठीक है। टू रीच द आइस। स्कीमोज मेक इग्लूज। इग्लूज होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर से इंडोर से बहुत ज़्यादा एयर ट्रैप रहती है उनके अंदर, छोटा सा ही घुसने का एरिया वो होता है छेद उसमें, तो अंदर उसके अंदर एयर ट्रैप होती है जो कि इंसुलेशन का काम करती है। मतलब उसकी वॉल भी उसे ठंडा नहीं कर पाती है अंदर, क्योंकि बहुत सारी एयर उसमें ट्रैप हो गई है, लगातार उसमें ठंडी हवा बाहर से नहीं जा रही होती, चाहे बाहर बर्फ के तूफान आ जाए, अंदर से वो इग्लू गर्म ही रहता है। हमारी बॉडी की या उसमें आग जला लो तो वो हीट से गर्म ही रहता है। ठीक है। पेज 42 पढ़ते हैं। ठीक है। हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ बैड कंडक्टर मटेरियल लाइक बेकेलाइट। बेकेलाइट एक प्लास्टिक होती है जिससे कुकिंग कुकर वगैरह के हैंडल, कढ़ाई वगैरह के हैंडल बनाते हैं ब्लैक कलर के, सो दैट द हॉट यूटेंसिल्स कैन बी लिफ्टेड सेफली। आराम से उन्हें बिना जले उठा सकते हैं। Appliances like kettles, electric iron, electric ovens, soldering rod, etc. are provided with a wooden or plastic handle because they are a bad conductor of heat. Hence, the heat from the hot appliances does not get conduct to our hands, so we can handle them without any difficulties. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जब पार्टिकल मूव करते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए, उसको उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस में बाय द एक्चुअल मूवमेंट, जब एक्चुअली पार्टिकल मूव करते हैं मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कन्वेक्शन कहलाता है। कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस। कन्वेक्शन जो होता है केवल लिक्विड और गैसेस में होता है, बट नॉट इन सॉलिड में नहीं होता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेसेस बिकॉज द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एंड गैस फ्री टू मूव, क्योंकि लिक्विड और गैस के पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री होते हैं। वाई डज कन्वेक्शन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड, क्योंकि उसके पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं ना, स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल फोर्स की वजह से। तो दीज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड देयरफॉर कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड। सॉलिड में इसलिए क्योंकि वो मॉलिक्यूल ही मूवमेंट मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं होता है सॉलिड्स में। ठीक है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन। हाँ, तो स्मोक वगैरह तो एक्टिविटी है, हम पढ़ते हैं 42 43। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है। आ रूम हीटर हीट्स ऑल द एयर इन द रूम बाय सेटिंग अप अ कन्वेक्शन करंट इन द एयर। हीटर जो होता है वो सारी हीट अपने पास की ऊपर उड़ा देता है गर्म करके, जिससे कि एक साइड से ठंडी हवा आती है और वो गर्म होकर ऊपर उठती रहती है, तो पूरा कमरा गर्म हो जाता है। तो पूरे कमरे के पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना एयर के, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं इसको। द फ्रीजर इज एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के टॉप पे फ्रीजर क्यों बनाया जाता है, सो दैट द कोल्ड डेंस एयर सिंक डाउन, तो ठंडी हवा जो होती है ना वो नीचे गिरे रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में से, और गर्म हवा है वो ऊपर उठे, और वो भी ठंडी होके वापस ऊपर ऊपर टॉप पे फ्रीजर है तो उससे ठंडी होके वापस नीचे जाए, तो पूरे के पूरे फ्रीजर में, फ्रिज के अंदर कन्वेक्शन करंट हो, और जिससे कि एंटायर स्पेस ऑफ रेफ्रिजरेटर कूल डाउन हो जाए, है ना। Chimneys are provided in factories where the hot fumes are given out. चिमनी जो होती हैं फैक्ट्रीज में होती हैं वो ऊंची होती हैं, ताकि सारे का सारा धुआं गर्म फ्यूम ऊपर ऊपर उठ के और ऊंचाई तक चला जाए, वरना फैक्ट्री पूरी धुआं में हो जाएगी, वहाँ वर्करों का रहना भी मुश्किल हो जाएगा और आसपास की कॉलोनी में भी धुआं हो जाएगा। तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए चिमनीज लगाई जाती हैं, ताकि काफ़ी अच्छी ऊंचाई हाइट तक गर्म हवा ऊपर उठती है, तो ऑटोमेटिकली गर्म हवा ऊपर उठने से सारा धुआं ऊपर चला जाता है। इन कोस्टल एरियाज में कन्वेक्शन इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेस्टिंग फिनोमेनन, दैट मीन्स लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इसके बारे में पढ़ते हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। लैंड ब्रीज क्या होती है, जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। अच्छी हवा जो हमें हमको हमारे मन को अच्छी लगे उस हवा को क्या बोलते हैं, जेंटल ब्रीज को ब्रीज बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ ब्रीज ब्लो इन द कोस्टल एरियाज में, दो तरह की हवा होती है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ठीक है। ये क्यों होती है मैं आपको एक बार ओवरव्यू समझा देता हूँ
कि जब दिन के टाइम में धूप आ रही होती है तो पानी देर में गर्म होता है, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से इससे हवा ऊपर उठती है, जो कि यहाँ पे जगह खाली कर देती है, वैक्यूम क्रिएट करती है, तो यहाँ से कूल एयर इधर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो हम अगर नदी के किनारे या समुद्र के किनारे खड़े होंगे तो हमारे चेहरे पे ठंडी ठंडी हवा पानी से आती हुई फील होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ गर्म हवा ऊपर गई, यहाँ पे उसे फिल करने के लिए और हवा आई, इस तरीके से एक साइकिल चलती है ना। तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज, जो सी की तरफ से हवा आ रही है। और रात में क्या होता है, जो पानी ने धीरे धीरे गर्म हुआ था तो इसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली है और लैंड जल्दी कूल हो जाती है। तो बाद में रात भर जब सी जो होता है वो कूल होता है तो वो वार्म एयर को ऊपर उठाता है, वो जो अपनी हीट रेडिएट करता निकालता है कन्वेक्शन के थ्रू। तो यहाँ से वार्म एयर ऊपर उठती है और उसको फिल करने के लिए यहाँ से कूल एयर लैंड पे से जाती है। तो इस लैंड पे से जाने वाली एयर को लैंड ब्रीज बोलते हैं और सी पे से आने वाली एयर को सी ब्रीज बोलते हैं। वही लिखा हुआ है। कन्वेक्शन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द मॉडरेट टेम्परेचर इन प्लेस नियर द कोस्टल एरियाज में। कन्वेक्शन करंट्स की वजह से टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, क्योंकि लगातार हवा गर्म ठंडी आती रहती है। ड्यूरिंग द डे द लैंड वार्म अप, वही लिखा हुआ है, लैंड वार्म हो जाते हैं, वही सब लिखा हुआ है। सी ब्रीज बोलते हैं आफ्टर सनसेट। चलो तो पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग द डे द लैंड वार्म अप, दिन में क्या होता है, ज़मीन जो है गर्म हो जाती है सी से, तो हॉट एयर राइज अपवर्ड टू टेक प्लेस, इसको फिल करने के लिए कूलर ठंडी एयर फ्रॉम द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड द लैंड, ठंडी एयर लैंड की तरफ आती है। दिस कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। वो कन्वेक्शन करंट, वो एयर जो कि सी से लैंड की तरफ आ रही है उसे सी ब्रीज कहते हैं। आफ्टर द सनसेट लैंड लूजेज हीट फास्टर देन द वाटर, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है। वाटर जो है, सी का वाटर बाद में ठंडा होता है, तो वो जो ठंडा होता है तो हीट को ऊपर को उठाता है। तो एयर मूव्स टू द सी, द वार्मर एयर फ्रॉम ओवर द सी राइज अप, जो सी के ऊपर वाली एयर है वो गर्मों के ऊपर उठती है, और कूलर एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द सी टू टेक इट्स प्लेस, उस जगह को भरने के लिए समुद्र पे से हवा मिट्टी की तरफ आती है ना। वो मिट्टी की हवा, मिट्टी की साइड से हवा समुद्र की तरफ को जाती है। दिस कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द लैंड, लैंड से सी की तरफ हवा जाने को बोलते हैं लैंड ब्रीज। लैंड से जाने को हवा सी की तरफ लैंड ब्रीज बोलते हैं, समुद्र से हवा वापस आने को, सॉरी, लैंड से वार्मर सी की तरफ हवा जाने को लैंड ब्रीज बोलते हैं, और सी से डे टाइम में लैंड की तरफ हवा आने को सी ब्रीज बोलते हैं। जिधर से हवा आती है उधर से नाम होता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। क्या है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है, इसमें मीडियम की यूज़ नहीं होता है। बिना मीडियम के जब हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको रेडिएशन बोलते हैं। जैसे सन की रेडिएशन आती है तो बीच में कोई वैक्यूम है स्पेस में, कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एयर है मीडियम अर्थ पे, तो इस तरीके से सन से आने वाली रेज का कोई मीडियम नहीं है, हीट रेज का। लाइट रेज के साथ जो हीट रेज आती है, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी डायरेक्टली, डायरेक्टली ट्रांसफर होता है, चाहे वो पास रखी हो चाहे ना रखी हो। ठीक है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी का हीट का ट्रांसफर क्या विदाउट द हीटिंग स्पेस बिटवीन द टू बॉडीज कॉल्ड रेडिएशन, ना ही उनके बीच की जगह गर्म हो रही है। मान लो एक बॉडी यहाँ रखी है, एक बॉडी यहाँ रखी है, तो हीट डायरेक्टली इससे इस तक जा रही है, ना ही बीच का स्पेस गर्म हो रहा है, ना ही ये आपस में टच है। तो ना ही कंडक्शन हो रहा है क्योंकि टच नहीं है, और ना ही कन्वेक्शन हो रहा है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले मोड को क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, द एनर्जी इज सो रेडिएट इज कॉल्ड रेडिएशन एनर्जी, और इस एनर्जी को बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, द रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट तो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही ट्रांसफर होती है, मगर रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड, है ना। हीट एनर्जी में भी रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन, हीट एनर्जी हम तक कंडक्शन से भी आ सकती है, कन्वेक्शन से भी आती है, बट दिस इज नॉट ट्रू, द फॉलोइंग रीजन प्रूव इट। मगर ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, जैसे हम प्रूव करके बताते हैं। द हीट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन बिकॉज एयर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट जो है वो सन की हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकती है, क्योंकि बीच में जो एयर है वो बहुत पुअर कंडक्टर है हीट की, है ना। द हीट कैन नॉट रीच अस बाय कन्वेक्शन एज द हॉट एयर राइज अपवर्ड
एंड नॉट द साइडवेज। और देखो, हीट इस तरीके से भी नहीं आ सकती है क्योंकि हीट कन्वेक्शन से, क्योंकि हीट होने पे एयर ऊपर को उठती है, तो वो साइड वाले चीज़ों को गर्म थोड़ी ना करेगी। इफ़ अ कार्डबोर्ड इज पुट बिटवीन अस द सोर्स ऑफ द हीट वी डू नॉट फील हॉट। अगर हम बारह में बीच में एक बॉक्स रखने कार्डबोर्ड का, तो उसके अंदर एयर ट्रैप है, तो कार्डबोर्ड के उधर की साइड गर्म करने पे हमें इधर फील नहीं होगा क्योंकि हीट तो ऊपर को उठ जाएगी, ना कन्वेक्शन से ना कंडक्शन से। कंडक्शन को एयर रोक देगी और कन्वेक्शन तो ऊपर को होगा, तो साइड टू साइड नहीं होगा। जैसे मान लो ये हम है और बीच में एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है और इधर एक हीट सोर्स है, एक हीट सोर्स है यहाँ, तो ना ही यहाँ कन्वेक्शन से हीट आएगी क्योंकि ये कार्डबोर्ड में एयर एयर है, तो ये भी नहीं आएगी, ठीक है। और ना ही अ, इ- ना ही कंडक्शन से आएगी, ना ही कन्वेक्शन से आएगी क्योंकि कन्वेक्शन से ऊपर को जाएगी हीट। तो रेडिएशन से जो हम पे हीट, फिर भी हम पे हीट आती है पराठों में आग जलाने पे सर्दियों में, तो वो जो हीट होती है वो मेनली आती है रेडिएशन से, क्योंकि रेडिएशन को किसी की चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, वो रेडिएट हो जाती है अपने आप, है ना। ठीक है। द हीट कैन नॉट रीच अस बाय कन्वेक्शन एज हॉट एयर राइज अपवर्ड एंड नॉट द साइडवेज। हमारे पास हीट कन्वेक्शन से, कंडक्शन से भी नहीं आती, आ सकती, कन्वेक्शन से भी नहीं आ सकती एयर में, ठीक है। क्योंकि एयर तो ऊपर को उठ रही थी। इफ अ कार्डबोर्ड इज पुट बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट वी नो नॉट फील हॉट। अगर हमें तब भी फील हॉट फील नहीं हो रहा है, दिस इज अ सफिशिएंट प्रूफ दैट एयर डज नॉट गेट हॉट बाय कन्वेक्शन। अच्छा, यहाँ एयर के बारे में लिखा हुआ है कि एयर, लिखा हुआ है कि चारों ओर की एयर गर्म क्यों नहीं होती है, क्योंकि गर्म एयर तो ऊपर उठ गई, साइड वाली एयर गर्म क्यों नहीं होती, क्योंकि ठीक है। इन फैक्ट द रेडिएशन प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। पर रेडिएशन जो है, रेडिएशन वाली हीट जो है, उसको कोई मीडियम की यूज नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वास्ट स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, देखो वही वाला एग्जाम्पल है कि जो अर्थ एंड द सन के बीच में बहुत सारा स्पेस है, उसमें पूरा का पूरा वैक्यूम है, उसमें ना ही कोई मैटर है, ना ही कोई मॉलिक्यूल है, ना ही एयर है, पर फिर भी हीट ऑफ द सन रीचेस, फिर भी सन की जो हीट है वो हम तक पहुंच ही जाती है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन या रेडिएशन ऑफ रेडिएंट हीट। जो रेडिएशन वाली हीट है उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है और रेडिएशन, और उसको रेडिएट कैसे करते हैं। व्हेन अ बॉडी एब्जॉर्ब अ रेडिएंट हीट, अगर रेडिएशन से आने वाली हीट, सन से आने वाली हीट को कोई बॉडी अब्जॉर्ब करती है, इट्स टेम्परेचर राइजेस, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। नाउ व्हेन अ रेडिएंट हीट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ सम सॉलिड मैटर, अ पार्ट ऑफ इट कैन बी अब्जॉर्ब वेयर द पार्ट इट कैन बी रिफ्लेक्टेड। अगर सन की आने वाली हीट किसी सरफेस पे पड़ती है तो कुछ पार्ट उसका तो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, टकरा के लाइट की तरह रिफ्लेक्ट हो जाता है। इट इज़ द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन गोइंग टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड बॉडी। जो पार्ट उसका एब्जॉर्ब हुआ है वही उस बॉडी का टेम्परेचर सन की वजह से राइज करेगा। जो रिफ्लेक्ट हो गया है वो तो वापस चला गया टकराने के बाद, लाइट की तरह बिहेव करती है थोड़ा सा। लेट, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। थोड़ी सी ये है पॉइंट्स टू सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? मटेरियल विच डज नॉट अलाउ हीट फ्लो थ्रू इट। वो मटेरियल जो अपने अंदर से हीट फ्लो नहीं होने देते हैं, इंसुलेटर होते हैं। रेडिएशंस क्या होता है? द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट नीड अ मीडियम। अभी जो पढ़ा था कि जिसमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो वाला हीट ट्रांसफर का मोड, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। थर्मामीटर क्या होता है? अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। किसी बॉडी का टेम्परेचर नापने की वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। सी ब्रीज क्या होता है? सी की तरफ से आने वाली हवा, द ब्लोइंग ऑफ कूल एयर ड्यूरिंग द डे टाइम फ्रॉम फ्रॉम सी टू लैंड। सी से आने वाली एयर, सी से लैंड की तरफ जाने वाली एयर को सी ब्रीज कहते हैं, और फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ जाने वाली एयर को लैंड ब्रीज कहते हैं। सेल्सियस स्केल क्या होता है? द स्केल ऑन विच टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेंटीग्रेड। वो वाला
स्केल जिसमें हम डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं तो उसको सेल्सियस स्केल बोलते हैं। एक्सरसाइज पढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। A ball of iron at 50 degrees centigrade is dropped in a beaker containing water at 40 degrees centigrade. The heat will be किधर से किधर फ्लो होगी। अगर बॉल ज़्यादा गर्म है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है, 40 कम होता है, तो अगर बॉल ज़्यादा गर्म है और पानी ठंडा है तो क्या होगा, गर्म से ठंडे की तरफ फ्लो होगी। तो फ्लो फ्रॉम द आयरन बॉल टू वाटर, आयरन बॉल से, क्योंकि वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, वाटर की तरफ हीट फ्लो होगी। स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम। स्टेनलेस स्टील के जो पेन होते हैं वो उनमें नीचे कॉपर बॉटम, जैसे मैंने बताया था क्यों होता है कॉपर बॉटम नीचे बर्तनों में। द रीज़न इज एट द एनर्जी, क्योंकि कॉपर बॉटम ज़्यादा ही उनका कंडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है कॉपर बॉटम्स का। कॉपर का कंडक्शन तेज होता है, तो कॉपर इज़ द बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, इसलिए बॉटम पे कॉपर कोटिंग कर देते हैं ताकि वो फ्लेम से जल्दी हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं और इवन ट्रांसफ़र करे। ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी क्या होगा। ठीक है। आगे लिखा हुआ है द मिक्सचर विल बी। ठीक है। तो अगर 1 लीटर वाटर है 20 डिग्री, मतलब ठंडा पानी है, उसको मिक्स किया गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब गर्म पानी के साथ, तो ही तो फिर ना तो वो इन इस जब ये मिक्स होंगे दोनों, तो ना तो 40 से ज़्यादा जाएगा टेम्परेचर, ना 20 से कम जाएगा, ना ही वो और ज़्यादा गर्म होगा पानी, क्योंकि मैक्सिमम पानी तो 40 वाला मिलाया गया है, तो उससे ठंडा ही करेगा, इस ये वाला पानी इसको ठंडा ही करेगा और ये वाला पानी इसको गर्म करेगा। तो ये ना ही 20 से ज़्यादा ठंडा हो सकता है मिलने पे, ना ही ये 40 से ज़्यादा गर्म हो सकता है। ठीक है। ना ही 40 से ऊपर जाएगा, ना ही 20 से कम होगा, तो ये बिटवीन 20 एंड 40। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अ वुडन स्पेस A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. It has the other end is wooden dip होती है, insulator होती है, तो does not become cold, ये cold नहीं होगी। ठीक है। Which of these is a bad conductor of heat? इसमें bad conductor कौन सा है? Wood is the bad conductor of heat. The heat energy from the sun reaches us through. सन की हीट किस तरीके से आती है? ना कंडक्शन से आती है, ना कन्वेक्शन से आती है, रेडिएशन से आती है। सन की हीट हमारे पास के बीच में मीडियम नहीं होता है, और इन दोनों के लिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए, मीडियम चाहिए होता है। तो इन फ्लूइड्स के अंदर हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू, ट्रांसफर हीट किसकी वजह से होती है? कन्वेक्शन की वजह से होती है ना। फ्लूइड्स के अंदर पार्टिकल मूव करते हैं। तो ये क्या इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? वुड इज द नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस आइदर इन सॉलिड्स। कन्वेक्शन किस में नहीं होता? सॉलिड। यहाँ पता नहीं क्या आएगा। शाइनिंग बॉडीज आर लेस एब्जॉर्ब ऑफ रेडिएंट हीट। शाइनिंग बॉडी होती है वो सारी रिफ्लेक्ट कर देती है हीट को चमक की वजह से अपनी, तो वो लेस एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएंट हीट, रेडिएशन से जो हीट आ रही होती है उसकी बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाती है। रेडिएंट हीट कैन इजीली पास थ्रू, रेडिएशन वाली हीट किससे? वैक्यूम से। वैक्यूम से बहुत आसानी से पास हो जाती है, क्योंकि उसे मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। आंसर इन वन वर्ड भी कर लेते हैं, चलो। ठीक है। Answer in one word. The faster mode of transmission of heat is radiation. Radiation is the, यहाँ आएगा radiation. Radiation is the faster mode of transmission of heat. The degree of hottest, coldest of a body is measured by the, किसी कोई बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है ये किससे मेजर किया जा सकता है? उसके टेम्परेचर से। ठीक है। यहाँ टेम्परेचर आएगा। द ओनली लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर इन विच कंडक्शन इज पॉसिबल। एक लिक्विड बताओ रूम टेम्परेचर पे, जो लिक्विड हो जिसमें कंडक्शन इज पॉसिबल। तो मरकरी आएगा इसमें।
0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द सेम एज टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके जैसा है, सेम टू सेम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आर द प्रोसेसेस कॉल्ड बाय, किसकी वजह से होते हैं, कन्वेक्शन की वजह से होते हैं। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज किसी वजह से होते हैं, कन्वेक्शन की वजह से होते हैं। मड हाउस आर हॉट इन विंटर्स, विंटर्स में मड हाउस हॉट रहते हैं, समर्स में मड हाउस मोर कूलर रहते हैं। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।